Welcome to Shortcut Children. If you have not subscribed to my channel, subscribe it for more videos. So today we are going to start our chapter number 18 from our social science book of class 10th. The chapter's name is Price Rise and Consumer Awareness. Price rise यानी कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई दर जो बढ़ती रहती है उसके बारे में, कि चीज़ों का दाम बढ़ता रहता है, उसके कारण क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। आप और मैं, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं और किस प्रकार से हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, चौकन्ने रहना चाहिए, ताकि हम ये जो सेलर्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स की हम जांच भाल देखभाल करके अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकें और बेवकूफ़ ना बने। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देखकर उन चीज़ों को ना खरीदें, हम उनकी क्वालिटी के बारे में भी ध्यान रखें। तो हम एक कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकता है, उसे किस तरीके से चौकन्ने रहना है, उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भारत जो है, यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और उनमें से एक है प्राइस राइज। प्राइस जो है वो कंटिन्यूस और कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। यानी कि आप जानते हैं कि जैसे अगर आप आज से 10 साल या 20 साल पहले की बात करें, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनकी इनकम कम थी लेकिन चीज़ों के दाम भी बहुत कम थे। पेट्रोल जो हम आज अराउंड 80 रुपीज़ पर लीटर डलवा रहे हैं, पहले शायद वो 8-10 रुपये लीटर हुआ करता था, शायद इससे भी कम। और जो आप राशन सामग्री खरीदते हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है कुछ समय पहले के मुकाबले। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, हर एक फील्ड के अंदर जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ी है और ये कंटिन्यूस बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है और कॉन्स्टेंटली ये बढ़ती ही रहती है बिना रुके। अब अलग अलग फील्ड्स के अंदर ये जो रेट में, जो दामों में बढ़ोतरी है, इसी को कहा जाता है प्राइस राइज और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जैसे कि एक शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम एक कॉमन एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम गैस का जो सिलेंडर यूज़ करते हैं घरों में, एलपीजी सिलेंडर जो है, इसकी कीमत आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो लगभग 200-250 रुपये एक सिलेंडर का रहता था। आज वही सिलेंडर जो है 700-800 रुपये का मिलता है। यानी कि आप देखिए लगभग दुगने से भी ज़्यादा, दुगना तिगना ये रेट हो चुका है। 250 और अभी 700-800 के बीच में रेट रहता है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। पेट्रोल जो कि आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें, अराउंड 20 ईयर्स अगो, तो मेरे ख्याल से पेट्रोल का रेट 30 से 35 रुपये पर लीटर होता था और आज यानी कि 18-20 साल बाद ये पेट्रोल जो है डबल रेट हो चुका है, यानी कि अराउंड 80 रुपीज़ पर लीटर ये जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की, जैसे कि आप पल्सेस वगैरह, दालें जो खाते हैं घरों में, जो आप मसाले यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ होने वाली दूसरी चीज़ें, उन सब चीज़ों के दाम में काफ़ी बदलाव आया है, यानी कि चीज़ें महंगी हुई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है प्राइस राइज की, इससे क्या हुआ है, ठीक है, हमारी सैलरीज़ भी बढ़ी हैं साथ साथ। आपके पेरेंट्स की सैलरी आज अगर बात करें, हमारी सैलरी 10 साल 15 साल पहले अगर कम थी तो आज लगभग काफ़ी बढ़ी है, लेकिन क्या दुगनी हुई हैं? नहीं, दुगनी नहीं हुई हैं। तो जब चीज़ों के दाम में दुगने से तिगने का फ़र्क आ गया, जैसे कि मैंने एलपीजी सिलेंडर की बात की, दुगने से तिगने का मतलब रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है, ऐसे में क्या हमारी जो इनकम है क्या वो डबल से ट्रिपल हुई है? जी बिल्कुल नहीं, ये ट्रिपल या मैं तो कहूँगा डबल भी नहीं हुई है। तो ऐसे में हमारे सामने इन सब चीज़ों को यूज़ करना, उसका मतलब लाभ उठाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक आम वर्ग के लोगों के लिए, एक कॉमन मैन के लिए। तो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हमारे सामने, प्राइस राइज। लेकिन प्राइस राइज जो है ये एक समस्या के साथ साथ एक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है। अब प्राइस राइज का मतलब क्या है? जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
आप जानते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर दाम बढ़ा तो जो बेचने वाला है उस चीज़ को और जो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला है, बनाने वाला है, उसको भी फ़ायदा बढ़ेगा। Now because of undecided profit they get opportunities to set up new production units। अब जैसे जैसे प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, जैसे कि किसानों की बात करें, ऑल्दो मैं कहूँगा किसानों का प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बट फिर भी अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे अगर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो वो नए नए प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल्स को जब फ़ायदा होगा तो वो क्या सोचेंगे, वो नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाने की सोचेंगे। प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेज व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस राइज। अब प्रॉफिट कब बढ़ जाता है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस राइज से कम होता है। आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज, जब प्रॉफिट यानी कि आपका प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट लॉस के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, तो प्रॉफिट जो है वो तब बढ़ता है, कब बढ़ता है प्रॉफिट, जब प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो प्राइस राइज से कम हो, यानी कि प्राइस राइज जो किया जा रहा है उससे कम अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो द प्रोड्यूसर्स गेट एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि उस चीज़ को बनाने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी उस चीज़ को बना रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, यानी कहीं भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एनकरेज होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों को काम मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ज़्यादा काम मिलेगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। अब जब उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइज़र और बिजनेसमैन जो हैं, यानी कि जो लोग इन चीज़ों को चलाने वाले हैं, भले वो किसान हैं या ऑर्गेनाइजर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई बिजनेसमैन हैं, जब उनको फ़ायदा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ की पगार बढ़ाएंगे। बट अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं उनकी पगारें बढ़ जाती हैं, उनकी इनकम्स बढ़ जाती हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ की जब पेमेंट बढ़ाने की, सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो ये लोग अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज। अब जब एक्चुअली ये रिलेट करके बताया गया है, देखिए जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा चीज़ को और उसको आगे मतलब जैसे भी इंडस्ट्री में या किसी भी तरीके से बेचा जाएगा मार्केट में, अगर उसको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएगा, ज़्यादा। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने कोई भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन की के लिए इंडस्ट्री खोली है, अब उसको फ़ायदा मिलने लगा है, जब उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो और इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब वो नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएगा, नई इंडस्ट्रीज़ खोलेगा। जब वो नई इंडस्ट्रीज़ खोलेगा तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जब उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी बढ़ाएगा। अब उनकी सैलरीज बढ़ने से क्या होगा, उनकी परचेज़ कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर आपकी सैलरी पहले 10,000 थी और आज आपकी सैलरी 15,000 है, तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी परचेज़ कैपेसिटी बढ़ गई। यानी कि पहले आप 10,000 रुपये की चीज़ें खरीदते थे, यानी कि उसी में अपना घर चलाते थे, अब आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उससे आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो मनी स्पेंट ऑन यूजेज ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीज, रिजल्टिंग इनटू राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। पहले अगर आप घर में आपके पास एक बाइक थी और अब आप 15,000 के हिसाब से आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो आप एक कार खरीद सकते हैं। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं, कि आपके पास लगभग आपकी 50% इनकम एक्स्ट्रा आ रही है, यानी कि 10 की जगह 15,000 आ रहा है। तो अगर आप 5,000 6,000 की इंस्टॉलमेंट भर के घर खरीदना चाहें, कार खरीदना चाहें, या अपना फिर लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना चाहें, तो उसमें आप खर्चा करेंगे। तो ये जो है, ये पैसा जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ये आपको फ़ायदा देगा किस प्रकार से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने में, राइज करने में, और इसी प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं, कि सब लोग सुखी हों, सब लोगों के पास इनफ मनी हो, इनफ खाना हो, सब कुछ हो। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी भी हम काफ़ी दूर हैं इस मकाम से। सो इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्री कंडीशन है प्राइस राइज के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
हाँ बेटे, सो दिस वे वी कैन से दैट स्टेबल प्राइस, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया स्टेबल प्राइस राइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब स्टेबल का मतलब क्या हुआ, अब अननेसेसरी, देखिए 40 रुपये चीज़ थी और उसका सीधा 60 रुपये हो जाएगा, तो लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी उसमें हो गई है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। स्टेबल यानी कि निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के साथ होना, थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसा नहीं है कि चीज़ का दाम इतना बढ़ जाए कि हमारी इनकम कम रह जाए और हम उस चीज़ को खरीद ना पाएँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्राइस राइज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। When there is noticeable increase in price level of commodities or services invariably and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but the supply of money increases speedily. Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ या सर्विसेज जो हैं, कुछ चीज़ों की बात, सबके अगर सब में इक्वली बराबर मात्रा में अगर हो थोड़ा 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 थोड़ा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेबल प्राइस। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर इनवेरेबली, यानी कि एक सीमित मात्रा में न होकर किसी में बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में थोड़ा हो गया, किसी में फिर ज़्यादा हो गया, हाई रेट्स यानी कि, तो ऐसे में इन चीज़ों की डिमांड मार्केट के अंदर कम हो जाए, यानी कि वो लोग जो हैं उनके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो कम मात्रा में खरीदेंगे, लेकिन खरीदनी तो पड़ेंगी ही, इसलिए उन चीज़ों की जो डिमांड है वो नहीं रहेगी ज़्यादा, वो उतनी ही रहेगी जो पहले थी, और हो सकता है उसका यूज़ लोग कम भी कर दें। तो इस तरीके से वो सर्विसेज या वो कमोडिटीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, यानी कि जब डिमांड नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, लेकिन पैसे की जो सप्लाई है वहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए पहले वो चीज़ें कम दाम में मिल रही थी तो लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, अब ज़्यादा खरीद रहे थे यानी कि उनकी डिमांड ज़्यादा थी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा। अब उन चीज़ों की कीमत बढ़ गई है इसलिए लोग उसको कम खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से डिमांड कम हो गई है, लेकिन पैसा जो था वो बढ़ गया है, क्योंकि पहले कम पैसा वहाँ पर खर्च किया जा रहा था उस फील्ड के अंदर, लेकिन अब उसका बढ़ोतरी होने से, दाम में बढ़ोतरी होने से, डिमांड में नहीं दाम में, यानी कि उसका प्राइस बढ़ने के कारण वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, और यहाँ पर कम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो अगर हम एक उदाहरण, एक एग्जांपल लेके अगर बात करें थोड़ा सा इस कंडीशन को समझने की, कि जैसे आप जानते हैं कि अगर आज जैसे पेट्रोल 80 रुपीज़ पर लीटर है और हमारे घरों के अंदर एक एवरेज कॉमन मैन जो है उसका अगर पेट्रोल महीने में 10 लीटर पेट्रोल उसका जलता है, कहीं छोटी एक कॉमन एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो एक महीने के अंदर 10 लीटर पेट्रोल का उसकी जेब से 800 रुपया जा रहा है, लेकिन वही चीज़ जो है उसी का रेट अभी 100 रुपये हो जाएगा, तो उसका 800 की जगह 1000 रुपया हो जाएगा, यानी कि अब उसने पेट्रोल तो 10 लीटर लिया क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत है उतना तो लेना ही पड़ेगा, शायद हो सकता है वो 1-आधा लीटर कम कर दे यूज़ करना उसको, लेकिन इस तरीके से जो मार्केट के अंदर पैसा जो था वो पहले 800 रुपया खर्च कर रहा था, अभी उसी चीज़ का उसको 1000 रुपया देना पड़ रहा है। हम यहाँ पर एक कॉमन आदमी की बात कर रहे हैं, तो जब हम करोड़ों लोगों की, 135 करोड़ लोगों की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट, लोगों का मतलब पैसा जो है वो इस फील्ड में बढ़ जाएगा, उसका यूज़ बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति हर रोज़ 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपये भी छोड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में 50 करोड़ लोग भी गाड़ियां चला रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो 50 करोड़ के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से भी कितना ज़्यादा पैसा वहाँ पर वेस्ट होगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और ये जो एग्जांपल मैंने दिया ये पर्टिकुलर एक चीज़ का दिया, लेकिन अगर हम सब चीज़ों की बात करें, नॉट ओनली पेट्रोल या फिर बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं, सब चीज़ों को अगर हम लें, तब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। एक चीज़ में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाएगा
तो ऑब्वियसली आपकी जो कमाई है वो इसको खरीदने के लिए कम पड़ने लगेगी, और इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइजेस, expenditure, income and calculation of price of production equipment and their allocation generates serious disparity in income by creating chaos in money supply. In such condition, price rise acts as a hindrance in development of economy. अब ऊपर के पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्री कंडीशन है, यानी कि अगर आप किसी देश को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिकली डेवलप होना है, तो प्राइस राइज उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर प्राइस जो है, दाम है चीज़ों के, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे ऊपर नीचे। किसी चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया, किसी का थोड़ा बढ़ गया, किसी का बहुत बढ़ गया, तो इस तरीके से अलग अलग दाम बढ़ेंगे चीज़ों के, लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, लोगों की इनकम कमी होगी, और कैलकुलेशंस जो है लोगों की वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगी रिलेटेड टू क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। हारा जो क्या होगा था बेटा, मस्त बेटा। इस तरीके से जो इनकम की डिस्पैरिटी है, यानी कि जो एक इक्वालिटी होनी चाहिए, वो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इससे मनी सप्लाई जो है उसमें कैओस, यानी कि एक हड़कंप सा मच जाता है, यानी कि पैसा कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस प्राइस राइज होना चाहिए, यानी कि स्टेबल राइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे क्या होगा, पैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, पैसा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से मतलब कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा इनकम मिलने लगेगी लोगों को, कुछ कमोडिटीज़ हैं, कुछ सर्विसेज जहाँ पर इनकम उनको कम होगी। अब जहाँ पर ज़्यादा इनकम होगी वो लोग ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, जहाँ पे कम इनकम होगी वो लोग गरीब रह जाएंगे, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर जो प्राइस राइज है एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। हिंड्रेंस का अर्थ होता है रुकावट, एक रुकावट की तरह काम करता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर। तो प्राइस राइज जो है इसके दो पहलू हमने पढ़े, एक था कि कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन है, और दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक हिंड्रेंस है। प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज inflationary. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, prices of basic commodities or services used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. प्राइस राइज जो है वो हर बार, अब ऐसा नहीं है कि हर बार इन्फ्लेशन ही शो करता है वो, क्योंकि प्राइस राइज कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्राइस बढ़ जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है प्राइस में, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के अंदर, दूसरी कमोडिटीज़ या सर्विसेज के अंदर प्राइस कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्राइस राइज जो है एवरी टाइम इट इज़ अ हिंड्रेंस और एवरी टाइम इट इज़ beneficial for the economic development. Sometimes it remains normal, that means neutral also. Now next we are going to study about is reasons of price rise. So this topic I'll be continuing in my second video, and you will get the link of the second part in the description. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपको बता दिया जाए कि सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।